Hello, dear friends. Welcome you all to the fourth session. Today, as you can see, there are some error questions for you, and this session is going to be very, very interesting. And I request all of you to stay tuned till the last. So, बच्चों, आज का जो पहला सेशन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, वो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये नॉर्मल मानसून, राइट? इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये नॉर्मल मानसून है. ओके तो मैं आपको डायरेक्टली इसका प्रेडिकेट के पास लेके चलता हूं. तो यहां से लेके यहां तक आपका दिस पार्ट इज ए फ्रेज, दिस पार्ट इज ओनली ए फ्रेज एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो फिर मतलब इसको हम अगर उठा देते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं, फिर भी मीनिंग निकल के आ जाएगा. तो जैसे कि मैं अभी बोला आपको, ये नॉर्मल मानसून ये सब्जेक्ट यहां से लेके विल ब्रिंग मच नीडिंग रिलीफ जो है ये हो गया उसका प्रेडिकेट पार्ट. हमें पता है कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. तो यहाँ बात हो रही है एक सामान्य मानसून की, राइट? और किसके बाद? आफ्टर 2 years ऑफ ड्राउट, 2 साल सूखा पड़ने के बाद अब जिस सामान्य मानसून के बारे में बात हो रही है वो विल ब्रिंग, वो लाएगा. क्या लाएगा? मच नीडिंग रिलीफ. रिलीफ का मतलब है राहत. जो लोगों को बहुत दिनों से इस राहत की उम्मीद थी और जिस राहत की वो इंतजार कर रहे थे, वही राहत लेके आएगा, राइट? तो यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो फिर हमें देखना है कि यहाँ कुछ गलतियां हैं या नहीं. देखिए यहाँ मैं बोला आपको सब्जेक्ट हो गया ए नॉर्मल मानसून, राइट? तो सेंटेंस को सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल में लिखा गया है, जहां आपका जो विल है वो मोडल है. और हम सबको पता है कि मोडल ऑक्सिलरी टेक्स V1 फॉर्म आफ्टर इट. और नाउ as you can see, bring is that V1 form. This is the V1 form, right? And much needing relief. तो यहां से लेके जो यहां तक पार्ट है ना बच्चों, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. ओके, I would like to repeat. A normal monsoon is the subject in the sentence. Its predicate starts from will to relief. And under the predicate part, will functions as a modal auxiliary. As all of you know, modal auxiliaries take V1 form after them. And you can see bring here is the V1 form. And whatever part has been mentioned after bring till relief, रिलीफ तक ब्रिंग के बाद जो लिखी गई पार्ट है उसको हमें बोलना होगा क्या? ऑब्जेक्ट. तो जो रिलीफ है यहाँ ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और नाउन, राइट? तो उससे पहले जो दो वर्ड्स लिखे गए हैं मच और नीडिंग, यहाँ आप अच्छी तरह से देख लीजिए. मच और नीडिंग ये एक्चुअली एक कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है. कंपाउंड एडजेक्टिव जो कि इस सेंटेंस में ये जो रिलीफ नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है. हमें इतने जानने के बाद और एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो मच नीडिंग है, यहाँ नीडिंग एक्चुअली गलत है. तो हमें क्या करना होगा? इसका जो थर्ड फॉर्म है उसको लिखना होगा, दैट इज नीडेड, राइट? नीडिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म which is wrong in the context. We need a past participle form, right? That is, the past participle of need is needed and needed. Okay, so this is V1, this is V2, this is V3. And please do remember that the V3 forms are otherwise known as past participle forms. So in order to make the sentence correct, हमें अगर सेंटेंस को करेक्ट करना है तो फिर we must replace needing with needed. Okay, and now much needed will function as a compound adjective. Please do remember, don't forget it. This is a compound adjective. And now it will modify the noun, this noun, relief. Relief is the noun which will be modified by much needed. So I hope this sentence is clearly understood. Of course, the sentence is a bit big, so I made it short
and I didn't go through the remaining part of the sentence. मैंने यहाँ तक आके आपको आंसर्स बता दिया, क्योंकि जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसको जानने की भी जरूरत नहीं है. हमें जो मतलब और आंसर चाहिए होता है तो वो हमें यहाँ से मिल गया, राइट. तो हम बच्चों अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. आज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 says the report said. You can say the report said. It is a clause, right? Yesterday, if you have watched the previous video thoroughly, then you all can understand that a clause will always have a subject and a verb. And here, the report functions as the subject and said is its verb. And till this part, the sentence is in simple past form. यहाँ तक सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट फॉर्म में लिख रखा है. तो यहाँ से लेके दैट से लेके राइट, तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट डेफिनेशंस रिलेटिंग टू मिसलीडिंग, फॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स नीड्स टू हैव मोर क्लैरिटी. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है पहले हम उसको जान लेते हैं. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रामर पार्ट को आके उसको सॉल्व करेंगे. तो रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट ने क्या बताया है, रिपोर्ट ने ये बताया कि डेफिनेशंस रिलेटिंग टू, जो डेफिनेशंस दिया गया है ओके, किसके मतलब रिलेटेड है, किसको, टू मिसलीडिंग, फॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट हियर फंक्शंस एज ए नाउन and as you can see 2 or 3 adjectives are modifying that noun. Relating is wrong. Misleading is an adjective, false is an adjective, and so also objectionable. Okay, objectionable का मतलब है आपत्तिजनक, राइट. Misleading का मतलब है गुमराह कर देने वाला, false का मतलब है गलत. तो अब जिस एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में यहाँ बात हो रही है ओके, तो वो है मिसलीडिंग, फॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल. वो एडवर्टाइजमेंट्स जो कि गुमराह कर देने वाले हैं, गलत है और आपत्तिजनक है. ओके, उसको रिलेट करके उसके साथ मतलब जो रिलेटेड होके जो रिपोर्ट का डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहता है, नीड टू हैव मोर क्लैरिटी, राइट. तो रिपोर्ट ने क्या बताया कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स को ओके उससे संबंधित जो डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस में ज्यादा क्लैरिटी की, सफाई की आवश्यकता है. क्लियर. सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द सेंटेंस टिल दिस पार्ट, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड अनदर थिंग. You should understand another thing, that is, let me highlight this. Definitions, okay, is the subject of another clause, and the next clause of the sentence starts from that. Okay, under this clause, the word definitions is a plural subject. As you can see, we have added s to it, so the subject becomes plural. And right from relating to advertisements, the total part is a phrase. Okay, total part right from relating to advertisements, it's a phrase. It is a phrase. Clear. So now we are going to the predicate part of the second clause. As you can see, the subject of the second clause is definitions, which is plural, which is in plural form. And now the predicate part of that clause starts right here. Okay, and needs is the verb of the second clause. So here you must remember one important thing, that in English language, as all of you know, there is a term called subject verb agreement. Subject verb agreement क्या होता है मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए. इंग्लिश लैंग्वेज में एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उसकी अकॉर्डिंग अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कंपलसरी वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट विल एग्री विथ सिंगुलर वर्ब. प्लीज डू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज गोइंग हियर. सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, एंड सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट
plural subject will take plural verb after it. Clear? So this much information you must keep in mind very thoroughly till the end, right? Till the end of your preparation. So now, what I said, if the subject is singular in a sentence, the verb given there must be singular. And accordingly, if the subject is plural, the verb needs to be plural. So now, keeping this information in mind, we must know what are the singular forms of the verbs and how can we identify whether the verb is plural. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है और कौन सी वर्ब प्लूरल फॉर्म में। प्यारे बच्चों, यहाँ तो आप लोग देखिए, वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म होता है, जब भी एक वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है तो उसके साथ हमेशा आइदर एस और ईएस की प्रयोग होता है। रिमेम्बर इट। ठीक वैसे जब वर्ब की प्लूरल फॉर्म किसको बोलेंगे हम? जब वर्ब एस और ईएस के बिना यूज होता है, विदाउट, एक मिनट, अच्छा, वर्ब should be used without s और es. सिंपल। ओके, जब वर्ब को हम यूज करते हैं एस और es के साथ, तो उसको बोला जाता है कि ये हो गया वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। जब वर्ब के साथ एस की यूज नहीं होती है तो तब बोला जाता है, कहा जाता है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। तो इतना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट चलेंगे सेंटेंस को, स्पेशली जो दूसरा क्लॉज लिखा हुआ है उसको, राइट, वहां जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका दूसरा क्लॉज लिखा हुआ है बच्चों, ये जो दूसरा क्लॉज का सब्जेक्ट है डेफिनेशंस, जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो हमें जो वर्ब चाहिए यहाँ, ये वर्ब का फॉर्म भी प्लूरल में रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ गलत क्या है, ये जो एस लगा हुआ है नीड के साथ, वो हो गया गलत। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? नीड लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, राइट। तो आप कैसे लिख पढ़ेंगे इसको? डेफिनेशंस नीड टू हैव मोर क्लैरिटी। डेफिनेशंस नीड टू हैव मोर क्लैरिटी। तो कौन सा डेफिनेशंस? जो डेफिनेशंस जुड़े हुए है किससे? मिसलीडिंग, फॉल्स और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट से। ओके, उस डेफिनेशंस में हमें ज्यादा सफाई की, क्लैरिटी की जरूरत है। Okay, so hopefully this is understood, and now let us go to another beautiful question, that is question number 3, right? बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए, the initial findings, right? तो प्रारंभिक जो तथ्य, फाइंडिंग्स का मतलब है यहाँ आइडेंटिफाई, पहचाना है, न्यू मेजर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नए अवसर। ओके, जो न्यू इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक, ओके, बहुत सारे नए अवसर्स हमारे पास हैं। किसके लिए? फॉर द इंडस्ट्री के लिए है। और वो अवसर ये है कि वहाँ न्यू एरियाज है, किसके लिए? फॉर टी कल्टीवेशन के लिए, राइट। तो यहाँ आपको क्या करना होगा? दैट के बदले आज लिखना होगा, राइट। तो ये जो सच आज लिखते हैं ना, सच आज का मतलब है जैसे कि, राइट। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? द न्यू इनिशियल फाइंडिंग्स, जो प्रारंभिक जो हमारा तथ्य है उसने क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है किसको? न्यू मेजर अपॉर्चुनिटीज को। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनिशियल फाइंडिंग्स की अकॉर्डिंग, ओके, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे नए बड़ा अवसर्स हमारे पास हैं। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए है, हमारे पास नहीं, इंडस्ट्री के लिए है। जैसे कि मतलब यहाँ से लेके आपका वही अवसर्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, न्यू एरियाज फॉर टी कल्टीवेशन। तो आप दैट के बदले यहाँ आज लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंड नथिंग टू डिस्कस हियर इन दिस क्वेश्चन, राइट। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इट इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट अस गो टू द सेंटेंस। Let us read it clearly from the beginning to the end, and then try to understand the error and try to find out the error.
rising temperature due to climate change. ओके, ये जो बढ़ती हुई गर्मी किस वजह से, हाँ, पानीपात या जलवायु में हो रही चेंजेस की वजह से will take its toll, इसका बुरा असर पड़ने वाला है किसके ऊपर? ऑन टी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन के ऊपर, टी उत्पादन के ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है किसका? जलवायु की जो परिवर्तन हो रही है और इस वजह से जो राइजिंग टेम्परेचर हो रही है, तो राइजिंग टेम्परेचर का असर पड़ने वाला है टी, चाय की उत्पादन के ऊपर। कहाँ? इन असम, असम में। ओके, विथ टी रिसर्च एसोसिएशन, जो असम का जो TRA है, जिसको हम मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में बोलते हैं टी रिसर्च एसोसिएशन, तो उसका अभी ये डर है, फियर का मतलब है डर। क्या डर है? कि कल्टीवेशन विल शिफ्ट, जो खेती है उसको जब राइजिंग टेम्परेचर के कारण, बढ़ती हुई गर्मी के कारण, जहां जिन जिन एरिया में, ओके, जिन जिन जगह पहले हो रहा था क्या, जो टी कल्टीवेशन, अब क्या करना होगा हमें? उन टी कल्टीवेशन को हाई अल्टीट्यूड को लेके जाना होगा। अल्टीट्यूड का मतलब है एरिया, ओके, ऊंचाई, राइट। तो क्यों ऊंचाई पर कल्टीवेशन अभी करना होगा? क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर मतलब बढ़ती हुई गर्मी के कारण हमें क्या करना होगा? मजबूरन वो हाई अल्टीट्यूड में, हाई मतलब ऊंचाई की जगह में, ओके, वहां शिफ्ट करना होगा कल्टीवेशन को, क्योंकि वहां थोड़े ठंड रहेंगे, राइट। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक कंपैरिजन दिया गया है। कंपैरिजन किसके बीच दिया गया है? कंपैरिजन दिया गया है अभी अभी जहां कल्टीवेशन हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में जहां कल्टीवेशन होने वाला है। तो इसीलिए इस कारण यहाँ जो हाई एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, दिस एडजेक्टिव इज रॉन्ग, राइट। एंड प्लीज डू रिमेंबर that we need an adjective in comparative form because there is a hidden comparison in the sentence. So now please do remember high, higher and highest. Okay, so high is an adjective, higher is also an adjective, highest is also an adjective, but the difference is high is in positive degree or it is an adjective which indicates positive degree. Similarly, higher is in comparative degree, high, higher, highest. The higher is the comparative form of high, clear, and highest is the superlative form of high. So this is ST. ST stands for superlative degree. तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ इस सेंटेंस में कंपैरिजन दी गई है, अभी अभी जो कल्टीवेशन हो रहा है और गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी के कारण कल्टीवेशन जहां होने वाला है, तो अभी हाई अल्टीट्यूड में कल्टीवेशन हो रहा है, तो अभी जो गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी के कारण और ऊंचाई मतलब ऊंचे हमें जाना होगा और वहां कल्टीवेशन करना होगा। इसलिए आपका हाई का जो कंपैरेटिव फॉर्म है, ए वाला हायर, हमको लिखना होगा, राइट। हमें यहाँ हाई के बदले क्या लिखना होगा बच्चों? यहाँ लिखना होगा हायर। हायर आपका हो गया कंपैरेटिव फॉर्म एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड यहाँ क्या, किसके बारे में बताया जा रहा है? पाम ऑयल परचेजेस के बारे में बताया जा रहा है। पाम का जो तेल है उसकी खरीदारी के बारे में बताया जा रहा है। किसके द्वारा हो रही है खरीदारी? इंडिया के द्वारा। प्रोबेबली ड्रॉप्ड, क्या ड्रॉप हो गया, क्या नीचे गिर गया? पाम ऑयल परचेजेस जिस तरह इंडिया कर रहा था पहले, पाम के जो तेल को परचेज कर रहा था, तो अभी उनमें क्या हो गया, मतलब कटौती हो गया, वो नीचे गिर गया। अभी जितने अमाउंट में पहले से परचेज हो रहा था उसी तरह से परचेज अभी नहीं हो रहा है, वो कम हो गया है परचेज, इसलिए हम बोलते हैं ड्राफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ जो ड्राफ्ट है, ओके, ये वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यहाँ इस सेंटेंस में जो पाम ऑयल परचेजेस है वो हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट। तो बीच में जो पार्ट आ गया उसको बोलेंगे एक फ्रेज। तो आप अगर उस फ्रेज को हम निकाल के इसकी पहली वाला और दूसरी वाली पार्ट को ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मतलब जो है वो ऐसे निकल के आएगा।
palm oil purchases dropped. Okay, that means the purchases of palm oil came down drastically, right? तो ये नीचे चला गया। अच्छा, कब चला गया? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ। कब से हुआ? दिसंबर से हुआ। क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, वो इस जो वजह उसका कारण यहाँ बताया गया है आपका, वो और एक क्लास में बताया गया है यहाँ तक, राइट। आज का मतलब है क्योंकि, ओके, जैसे कि आज रैली इन प्राइसेस टू ए 2-year हाई एंड नियर रिकॉर्ड स्टॉकपाइल्स डिटर बायर्स। तो रीजन ए बताया गया है कि प्राइसेस में रैली हुआ, मतलब बढ़ गया प्राइसेस, ओके। 2-year हाई मतलब 2 साल तक प्राइसेस बढ़ गया, इसी तरह तेजी रफ्तार के साथ बढ़ा कि 2 years तक बढ़ गया। एंड नियर रिकॉर्ड स्टॉक पाइल्स, राइट। यहाँ इस जो क्लॉज में आपका जो सेकंड क्लॉज दिया गया है बच्चों, मैं यहाँ आपका आराम से बता देना चाहूंगा। और एक चीज देखिए, आप सेकंड क्लॉज आपका शुरू हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सेकंड क्लॉज में आपके 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ए रैली इन प्राइसेस, राइट, और एक है नियर रिकॉर्ड स्टॉक पाइल्स। क्लियर? प्राइसेस में वृद्धि हो गया, 2-year हाई, 2 साल की हाई हो गया, और इसके साथ साथ नियर रिकॉर्ड स्टॉक पाइल्स, ये दोनों एक हो गया, ए रैली, और रिकॉर्ड स्टॉक पाइल्स दूसरा हो गया। तो ये दोनों मिला के क्या किए, बायर्स को ना, जो मतलब कस्टमर को जो खरीदता था पहले, उसको क्या कर दिए, डिटर कर दिए। मतलब उसके अंदर एक जो क्या बोलते हैं, डिमोटिवेशन जगा दिए उसको, और उसको क्या कर दिए, रोक दिए। तो डिटर जो है बच्चों, ये वर्ब है, राइट। देखिए आप, डिटरेंस, ये हो गया नाउन, डिटर हो गया आपका वर्ब, राइट। तो ये जो वर्ब लिखा गया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ डिटर। और एक सेंटेंस का ये जो क्लॉज है, दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, आज से लेके लास्ट तक। तो उसमें जो वर्ब लिखी गई है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई है। जबकि आपका सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं, तो सेंटेंस आपका है सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। तो यहाँ ड्रॉप्ड लिखा गया है, आप आराम से देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए आप, यहाँ जो ड्रॉप्ड लिखा गया है ना, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमें ग्रामर में और एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको सीखना है, और वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 क्लॉजेस दिए गए हैं आपको, राइट, और वो 2 क्लॉजेस में से मेन क्लॉज पास्ट फॉर्म में लिखी गई है, तो हमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आज से लेके यहाँ तक बायर्स तक, उसमें लिखी गई वर्ब को भी हमें सेकंड फॉर्म में लिखना होगा, ओके। उसके अंदर दी गई वर्ब को भी हमें सेकंड फॉर्म में लिखना होगा। लेट मी रिपीट इन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, इफ देयर आर 2 clauses in a sentence, one main clause and the other is subordinate clause, and at the same time, if it is found that the main clause follows simple past tense forms where the verb is written in the second form, okay, in that case the verb of the subordinate clause should also form the second form, that is, it should also be written in V2 forms. So now you all must have understood what I mean to say. If you look at the verb, this is deter. Deter is the first form, deterred is its second form, and as well as the third form. Okay? I mean both the second and third forms are the same. This is V3, this is V2, this is V1. So now instead of deter, we should write deterred. तो डिटर के बदले में क्या लिखना चाहिए बच्चों, डिटर लिख देंगे। अगर डिटर लिख देंगे तो जो 2 क्लॉजेस के जो 2 मेन वर्ब्स हैं वो एक ही फॉर्म में यूज हो जाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना सा था आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारे चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हाँ,
तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों को आपको देना चाहते हैं। पर एक विनती है आप सबसे कि आप जब वीडियोस देख रहे हैं आराम से अच्छी तरह से कमेंट दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें आप लोगों को क्या क्या देना चाहिए। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।